हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बैच। आप लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस तो देख ली होगी। प्रीवियस क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास थी एमसीए सब्जेक्ट को लेकर, और जो भी हमारा रिजल्ट रहा है 25th को, उससे रिलेटेड कि 25th को जो होना था वो हो गया। कुछ स्टूडेंट पास हुए और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं कर पाए, जो कि एक सर्टेन इवेंट है, जो हम लोगों को पता ही था कि रिजल्ट जो है ऐसा ही आने वाला है। कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कितना पासिंग परसेंटेज रहेगा, कितना नहीं रहेगा। बट अब हम उस चीजों को मूव ऑन करना चाहते हैं और मूव ऑन करेंगे भी। तो जो चीज हो चुकी है उसको हम लोग साइड रखते हैं और आगे अपने जून 24 अटेम्प्ट के लिए फोकस करते हैं। और सर दोबारा से लग जाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी या वेब सीरीज देखा होगा, 12th फेल करके। तो उसमें एक बढ़िया सी चीज बताई गई है, जो कि एक लाइन है कि रीस्टार्ट अगेन। तो हमें भी रीस्टार्ट करते रहना है। हमें ये नहीं देखना है कि क्या हो गया, अब क्या करें नहीं करें, नहीं। हमें फिर से रीस्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास तो अटेम्प्ट है ना सर। हमने अब फेलियर्स तो हो गया, सब जो होना था वो हो गया। अब उस लर्निंग से हमें, जो भी फेलियर्स हुआ है उससे हमें लर्निंग्स लेनी है और आगे बढ़ना है। तो सर आज का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, अपने बैच को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यही सब डिस्कस किया था कि एमसीएस से रिलेटेड, कि एमसीएस को पढ़ना कैसे है। और जो हमने 25 तारीख को कर दिया, जो रिजल्ट आ गया, चाहे पॉजिटिव आया है चाहे नेगेटिव आया है, हमें उसको अब याद नहीं करना है। हाँ, जो फेलियर्स हुए हैं, जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसको याद करते हुए हमें अपने आगे अपने गोल्स को अचीव करना है। तो सर पहली क्लास जो है इंसॉल्वेंसी लॉ के केस स्टडीज हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपके रिलेवेंट होंगे एमसीएस के पेपर के लिए। दूसरा, ओपन बुक पेपर के लिए। सर यहाँ पे मैं आपको आईबीसी के केस लॉस भी करा रहा हूँ, और जो एमसीएस में जो केस लॉस पूछे जाने वाले हैं वो केस लॉ भी करा रहा हूँ। तो सर एक साथ आपके दो सब्जेक्ट जो है डील हो रहे हैं इस लेक्चर में। तो सर पहला केस लॉ इंसॉल्वेंसी लॉ से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पहला केस लॉ का नाम है बाबूलाल वरदराजी गुर्जर करके। तो सर इस केस में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने इंसॉल्वेंसी लॉ पूरा पढ़ा है, आईबीसी पढ़ा हुआ है। सर आप लोग प्रोफेशनल के बच्चे हैं, आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आईबीसी पढ़ाया जाए। नहीं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने आईबीसी पढ़ा हुआ है और थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। तो अगर ये आपने पढ़ा है तो आप ये केस लॉस डील कर सकते हैं आसानी से। सर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बाकी आपको पता ही है कि इंसॉल्वेंसी लॉ आईबीसी में क्या होता है। कि कोई भी क्रेडिटर लोन देता है किसको, सर किसी भी डेटर को। और यहाँ पे कॉर्पोरेट डेटर की बात हो रही है, क्योंकि हम आईबीसी से रिलेटेड कर रहे हैं सर। तो सर कोई भी क्रेडिटर लोन दे रहा है किसी भी कॉर्पोरेट डेटर को, यानी कि मुकेश अंबानी को एसबीआई लोन दे रहा है। तो सर जब भी एसबीआई ने लोन दिया मुकेश अंबानी को, तो मुकेश अंबानी क्या करेगा सर, उसकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि वो लोन रीपे करेगा। बट क्या होता है कि मुकेश अंबानी किसी वजह से लोन रीपे नहीं कर पाता है। और सर लोन का अमाउंट आप लोगों को पता है कि मिनिमम 1 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। तो अगर मुकेश अंबानी 1 करोड़ का अमाउंट नहीं रिपे कर पाता है, भले ही लोन ज्यादा का हो, तो सर एसबीआई क्या उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है? बिल्कुल सर, आपको पता ही है कि मिनिमम डिफॉल्ट अगर 1 करोड़ है, मिनिमम डिफॉल्ट अगर 1 करोड़ है, तो कोई भी क्रेडिटर जो है केस इनिशिएट कर सकता है किसी भी कंपनी की अगेंस्ट में अंडर आईबीसी। तो सर मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ होना चाहिए। ये क्या है, चार्जिंग सेक्शन है। अगर डिफॉल्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हो रहा है, तो कोई भी क्रेडिटर, चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर है या कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर है या कंपनी इटसेल्फ, यानी कि कोई कॉर्पोरेट डेटर खुद जो है केस फाइल करना चाहती है, यानी कि इसके अगेंस्ट में सीआईआरपी कराना चाहती है। सर सीआईआरपी मतलब कि उसका रिवाइवल होगा सर अब, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, कंपनी डेट रीपे नहीं कर पा रही है। तो क्रेडिटर्स जो है पेटिशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं एनसीएलटी में, यहाँ तक आपको पता है। तो सर ओवरव्यू इसलिए दिया क्योंकि इस केस में ये हेल्ड हुआ है, यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि केस को पढ़ना कैसे है। यहाँ पे जो है आपको फैक्ट्स दिए होंगे, और ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, समझने हैं अच्छे से। ऐसा ही नहीं है कि आपको चीजों को याद करके चलना है, बस समझना है कि इस केस में क्या हुआ था, उस बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर इस केस में क्या हुआ था, नॉर्मली डिफॉल्ट हुआ था सर। सर डिफॉल्ट किस चीज का? एक कंपनी होगी और एक क्रेडिटर होगा।
तो सर क्रेडिटर ने लोन दिया किसी कंपनी को, अब कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही सर, सर कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही। तो सर अगर कंपनी कोई लोन रीपे नहीं कर पा रही, किसका सर, क्रेडिटर का लोन रीपे नहीं कर पा रही, तो उसको क्या करना चाहिए सर, क्रेडिटर को केस इनिशिएट करना चाहिए। सर केस इनिशिएट कब करा जाएगा, जब डिफॉल्ट होगा। सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है सर, कुछ भी नहीं था कि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिटर ने लोन दिया, अब क्रेडिटर को क्या करना चाहिए, केस इनिशिएट करना चाहिए। और केस इनिशिएट कब कब हो सकता है, जब डिफॉल्ट हुआ होगा। तो सर इस केस में यही हुआ कि क्वेश्चन जो है ना डिफॉल्ट से रिलेटेड ही है। केस लॉ आया है, और केस लॉ में हमें समझना है कि आखिर केस गया किस चीज के ऊपर है। तो मैंने आपको ये बताया कि केस जो है डिफॉल्ट के ऊपर गया है। इस केस में क्या हुआ था, मैं डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि मैं कंपनी था, मैं कंपनी में काम करता था, मेरी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। 2015 या 2014 में मैंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है सर, मेरा डिफॉल्ट हो गया। अभी मेरे क्रेडिटर ने यानी कि मुकेश अंबानी ने मेरे से कुछ केस इनिशिएट नहीं करा है। उसने कहा है, चल दे देगा, कोई नहीं, आराम से दे देगा, 1 साल में दे देगा, 2 साल में दे देगा। अभी केस इनिशिएट नहीं करना मुझे। ये कौन कह रहा है, मुकेश अंबानी कह रहा है, एक क्रेडिटर कह रहा है। अब सर क्या हुआ, 2014 में मैंने डिफॉल्ट करा या 2015 में मैंने डिफॉल्ट करा, कुछ समय बाद आईबीसी आ गया। अब आईबीसी आने के बाद, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आने के बाद क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि आईबीसी में हम लोग केस फाइल करते हैं। अब डिफॉल्ट तो आईबीसी 2016 के आने से पहले हुआ था ना सर। तो इस केस में क्या हुआ कि दो डेट्स के ऊपर जो है कंफ्लिक्ट्स हो रहे हैं। डिफॉल्ट हुआ सर, मैंने डिफॉल्ट कब करा सर, पहले करा। किससे पहले सर, मैंने अभी बताया कि आईबीसी जो है 2016 में आया, और मैंने 2014 में डिफॉल्ट कर दिया। तो जो 2014 में डिफॉल्ट कर दिया, अभी मेरे ऊपर किसी ने केस इनिशिएट नहीं करा सर। उससे के अगले साल या 2 साल बाद आईबीसी आ गया। अब मेरा जो क्रेडिटर है, उस वो नींद से जागता है सर, नींद से जाग रहा है और कह रहा है कि बहुत हो गया, अब तो ये पैसा देगा नहीं, तो इसके अगेंस्ट में केस इनिशिएट कर देता हूँ। तो सर इसने कुछ समय बाद, यानी कि 3 से 4 साल के बाद केस इनिशिएट कर दिया मेरे अगेंस्ट में। सर आप हंस क्यों रहे हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि केस इनिशिएट करने के लिए भी एक टाइम लिमिट है। कोई भी क्रेडिटर या कोई भी पर्सन के पास राइट है कि वो केस इनिशिएट कर सकता है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। बट एक लिमिटेशन पीरियड जो आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है, वो अप्लाई कर जाता है। यानी कि अगर आज मेरा डिफॉल्ट हुआ है, तो मेरे अगेंस्ट में 3 साल के अंदर किसी भी क्रेडिटर को केस फाइल करना पड़ेगा। बट अगर वो 3 साल के अंदर केस इनिशिएट नहीं करता, तो सर वो पर्सन वो राइट को खो देता है। कौन सा राइट सर, राइट टू फाइल सूट का। यानी कि कोई भी क्रेडिटर अगर 3 साल के बाद केस इनिशिएट कर रहा है, तो वो राइट को खो देगा कि वो मुझसे कोई भी पैसा रिकवर कर सके लीगली। इलीगली तो वो बंदूक चला दे मेरे ऊपर, कुछ भी कर दे, वो मुझे नहीं पता। बट लीगली कोर्ट के थ्रू वो मेरे साथ केस इनिशिएट नहीं कर सकता। कब कर सकता है, अगर वो लिमिटेशन पीरियड के अंडर वो केस फाइल कर देता है मेरे अगेंस्ट में। सर अब इस केस में क्या हुआ, अब आप खुद ही बताइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारी चीजें बता दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आपको मैंने सब समझा दिया कि यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट होने के बाद आईबीसी आया। क्रेडिटर को लगा कि मैं केस इनिशिएट बाद में करूंगा। अब आईबीसी आने के बाद क्या हुआ कि जैसे ही आईबीसी आया, वहां से तो 3 साल हो रहे थे कि मैं केस इनिशिएट कर देता हूं, बट डिफॉल्ट तो आईबीसी के आने से पहले हुआ। तो जिस डेट से डिफॉल्ट हुआ है वहां से 3 साल एक्सपायर हो गए, आप केस इनिशिएट नहीं कर सकते। बट आईबीसी से केस इनिशिएट कर सकते हैं। अब यही केस जो है, अब देखो क्या हुआ, कंफ्लिक्ट हो गए ना डेट्स को लेकर, कि सर डिफॉल्ट एक पहले हुआ था, आईबीसी बाद में आया। अब 3 साल जो है आईबीसी से ले या डिफॉल्ट से ले। अब यही कंफ्लिक्ट्स के ऊपर केसेस चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एनसीएलटी के पास। अब ये जो केस बन जाते हैं, इसको केस लॉ हम लोग पढ़ते हैं, और इसी बेसिस पे केस स्टडीज फॉर्म होती है। हमेशा जो भी लॉ दिया होता है या जो भी प्रोविजन दिया होता है, उस बेसिस पे हम लॉ लॉ को पढ़ नहीं सकते। हमें जो केसेस हैं उनका रेफरेंस भी लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं, क्यों हमें एमसीएस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग इंपॉर्टेंस समझें केस लॉस की। अब आप बताइए कि आईबीसी से हमें 3 साल लेना चाहिए या डिफॉल्ट से 3 साल लेना चाहिए। सर यहाँ पे जो हेल्ड हुआ,
जो केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया, जो आपको मैंने एकदम सामने लिख के दिया हुआ है। देखिए, आपके मॉड्यूल में मतलब 3 से 4 पेज का एक केस होता है, जिसको मैंने एक स्लाइड में कन्वर्ट कर दिया है। तो सर, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था कि जो डेट है वो लिमिटेशन से बार्ड हो चुका है, यानी कि वो डेट जो है उसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी नहीं मिल सकती। क्यों सर, ऐसा क्यों लिखा? इस लाइन का मतलब है कि जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है वहां से लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होगा, ना कि आईबीसी से। तो सर, डेट ऑफ आईबीसी इररिलेवेंट है। आईबीसी कब आया, चाहे पहले आए बाद में आए, कोई मैटर नहीं करता। अगर जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है वहां से 3 साल लेना है। तो सर, द डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन बिकॉज 3 years हैव बीन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिफॉल्ट। जब डिफॉल्ट हुआ था, यानी कि 2014 में डिफॉल्ट हुआ, और 2014 के बाद 3 साल हो गए, उसके बाद वो केस इनिशिएट करना चाहता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे केस ये बन रहा था कि आईबीसी जो है वो भी आ गया था कुछ समय बाद। क्या वहां से 3 साल काउंट कर सकते हैं? आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डेट है वो आपको, जो भी लिमिटेशन पीरियड आप लोग लेंगे, जो डेट काउंट होगी वो कहाँ से होगी? एक्चुअल डेट ऑफ डिफॉल्ट से काउंट होगी। अब सर, इस केस में मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फॉर्म में केस बन के आ सकता है कि आपको डेट दे दी जाएगी, फैक्ट्स दे दिए जाएंगे, सेम केस लॉ नहीं होगा, क्वेश्चन अलग होगा। आपको बताना है सिर्फ कि डेट ऑफ डिफॉल्ट से डेट काउंट करेंगे या फिर आईबीसी से 3 साल काउंट करेंगे। तो आपका आंसर यही होगा कि जो एक्चुअल डेट होगी ना डिफॉल्ट की, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ होगा, चाहे आईबीसी का एक्ट कभी भी आया हो, नो मैटर, आपको डिफॉल्ट से 3 साल लेना है। ये आपको आंसर में मेंशन करना है। ठीक है सर, ये था आपका केस लॉ नंबर 1। और इसके बाद जो है, हमने अभी पढ़ा, फैक्ट्स पढ़े। पहले केस लॉ में क्या था? फैक्ट्स थे सर। फैक्ट्स जो है आपको एग्जाम में लिखने होते हैं, जो आपको मेंशन करे हुए हैं, इसमें से कुछ पार्ट आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको डिसीजन भी आपको लिखना है कि डिसीजन क्या आया था सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपको एक लीगल इशू भी लिखना है सर। लीगल इशू का मतलब कि इस केस में हुआ क्या था, लीगल इशू क्या यानी कि इशू क्या था सर यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला हमने जो केस लॉ पढ़ा, बाबूलाल वरदराजी गुर्जर वाला, यहाँ पे सिंपल यही लीगल इशू था कि एक्चुअल डेट ऑफ डिफॉल्ट को हमें जो है कंसीडर करना है, या फिर आईबीसी कमेंसमेंट डेट को हमें कंसीडर करना है। कहाँ से डेट काउंट होगी, ये आपका लीगल इशू बन के आता है। ठीक है सर। उसके बाद आपने यहाँ पे रीजनिंग गिवन है सर। आपके मॉड्यूल का ही ये पार्ट है, रीजनिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब रीजनिंग का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि क्यों आपको जो है वो डेट लेनी है, या आई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस केस लॉ में। तो ये सारी चीजें मेंशन ही, तो ये चीजें आपको बस पढ़नी है। और एग्जाम टाइम में कुछ क्रक्स पॉइंट है जो आपको, जैसे लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द इम्प्यून्ड ऑर्डर डिजर्व टू बी सेट असाइड, यानी कि इम्प्यून्ड ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जो ऑलरेडी पास था। ऐसा हुआ होगा कि पहले केस किसके पास गया हुआ सर? एनसीएलटी के पास गया होगा। किस चीज का केस चल रहा है सर? सर, आईबीसी से रिलेटेड केस चल रहा है ना। तो एप्लीकेशन दी होगी मैंने, तो एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास चलेगी, एनसीएलटी ने एक्सेप्ट कर दी मान लीजिए, उसके बाद एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दी सर। तो सर, एक ऑर्डर जो ऑलरेडी पास था उसको बोलते हैं इम्प्यून डिसीजन, यानी कि एनसीएलटी या एनसीएलटी ने एक ऑर्डर पास किया था, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्यून्ड ऑर्डर, यानी कि जो ऑर्डर पहले से पास था उसको सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब ये एक ऑर्डर था जिसको सेट असाइड कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि हटा दिया, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया। और क्यों रिजेक्ट कर रहा था? क्योंकि वही सर आपने अभी बताया कि एप्लीकेशन जो है हमें डिफॉल्ट से लेनी है, ना कि आईबीसी से। तो ये आपको लास्ट में जो है केस लॉ के लिखना है, जिसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम फर्दर करेंगे। जो भी आईबीसी से जैसे भी केस लॉस खत्म हो जाएंगे, तो उसके आंसर राइटिंग हम लोग करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये था केस लॉ नंबर 1, जिसमें हमें फैक्ट्स पढ़ने थे। फैक्ट्स हमने पढ़ लिए, डिसीजन क्या आया था वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद लीगल इशू क्या बन रहा था वो भी सर हमने समझ लिया। सर, क्या बन रहा था एक बार आप बता दोगे? वही तो इशू बन रहा था कि हमें डिफॉल्ट से लेना है या फिर आईबीसी से लेना है, बस इतना याद रखना है केस लॉ में। अब इतने बड़े केस लॉ को 5 मिनट में समझाना
यही था फास्ट ट्रैक बैच लाने का एक प्रॉपर उद्देश्य। अब ये आपका हो गया। अब आपको पूरा कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक बार रीड करना है इस केस लॉ को, आपका काम हो जाएगा एग्जाम टाइम तक। बाकी आप लोग फोकस करिए अपने अदर सब्जेक्ट पे। इस सब्जेक्ट के लिए बस आपको क्लास को बस सुनना है और बस समझना है, और नोट्स वगैरह आपको मिल ही जाएंगे सर, बिल्कुल। तो ये था केस लॉ नंबर 1, जहाँ पे हमें फैक्ट्स पढ़ लिए, डिसीजन पढ़ लिया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया था वो भी पढ़ लिया। अब समरी, ये जो है अब एग्जाम टाइम में आपको काम आएगी, कि एग्जाम टाइम में अगर आपको सारे 9 के 9 पेपर देने हैं या 6 पेपर देने हैं, तब आपको जो है सारी चीजें नहीं पढ़नी है। तब आपको क्या पढ़ना है? तब आपको सिर्फ ये समरी पढ़नी है। समरी में क्या गिवन था कि डिफॉल्ट हुआ है सर। देखिए मैंने लिखा हुआ है, सब कुछ सिंपल कर दिया है कि सर सबसे पहले था डिफॉल्ट फर्स्ट अकर्ड, यानी कि सर सबसे पहले क्या हुआ था, एक केस हमने पढ़ा था जिस केस में ये था कि सबसे पहले डिफॉल्ट हो गया सर। अच्छा, उसके बाद आईबीसी आ गया सर। सर हाँ आपने बताया था, उसके बाद आईबीसी आ गया। अब क्वेश्चन ये था कि लिमिटेशन पीरियड, या फिर बोले जो राइट था मेरे पास कि मैं केस फाइल कर पाऊं इस बंदे के अगेंस्ट में, वो कब से शुरू होगा? वो डेट ऑफ डिफॉल्ट से शुरू होगा या फिर वो आईबीसी से शुरू होगा, ये भी मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने एक आपको जो है एक टाइम ग्राफ बना के दे दिया, जहां पे लिखा हुआ है कि एक्चुअल डिफॉल्ट पहले हुआ है, उसके बाद आईबीसी आया, और आईबीसी से 3 साल एक्सपायर नहीं हुए, केस इनिशिएट हो सकता है। उसके बाद 3 साल एक्चुअल डिफॉल्ट से एक्सपायर हो गए, क्या केस इनिशिएट हो सकता है? तो यहाँ से आपको एग्जाम टाइम में बस ये समरी पढ़नी है, और आपको जो है पूरा केस समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या था, यानी कि दूसरी या तीसरी बार आपको मेरा क्लास देखने का भी जरूरत ना पड़े, ऐसा मैंने ये समरी आपका प्रिपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आईबीसी का केस नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो केस लॉ हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह है आईबीसी का सेकंड केस लॉ, सगुफा अहमद जो अपीलेंट थे वर्सेस अपर आसाम प्लाईवुड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये केस भी जो है सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो सर इस केस में सिंपल यही हुआ था कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हम लोग, यानी कि मान लीजिए हम लोग कौन है, हम आईबीसी वाले केस लॉ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जनरली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर है या कोई भी क्रेडिटर है, हमें कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक एप्लीकेशन अगर देनी है तो वो एनसीएलटी को देनी पड़ेगी, कि इस कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी स्टार्ट करो। क्यों सर? क्योंकि सर इसने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डेट रीपे नहीं करा है, और ना ही ये कर रहा है। तो सर एप्लीकेशन जाती है एनसीएलटी के पास। दूसरा, अगर एनसीएलटी कोई ऑर्डर अग्रीव कर दे, यानी कि कोई ऐसा ऑर्डर दे दे जिससे हम लोग खुश नहीं है, तो हम लोग जाते हैं अपील करने या तो एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नहीं सर, नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। एप्लीकेशन तो एनसीएलटी के पास जाती है ना, या फिर हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सर इस केस में क्या हुआ था कि मैंने एक एप्लीकेशन दी, मैं एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था, कि इस कंपनी के अगेंस्ट में आप लोग कुछ एप्लीकेशन इनिशिएट कीजिए सर। सर इस जो भी मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, इतने सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर आए हैं सर, तो इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। तो सर एनसीएलटी उसको रिजेक्ट कर देता है। अब मेरे पास जो है टाइम लिमिट रहता है कुछ आईबीसी में, कि मैं इतने दिन में अपील कर पाऊँ, या तो मुझे एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, या सर मुझे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा कि मैं अपील कर पाऊँ। तो सर इसमें क्या दिक्कत थी? ऐसी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इसको अपील करनी थी तो लॉकडाउन आ गया। इस केस में यही हुआ था कि लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन आने की वजह से ये पर्सन अपील फाइल नहीं कर पाया। तो सर इस केस नंबर 2 में ये एक लीगल इश्यू बन रहा है कि अगर लॉकडाउन आ गया तो क्या जो अपील करने का राइट था, जो कि खो दिया उसने, कैसे खो दिया? क्योंकि सर टाइम लिमिट था ना सर, 30 दिन या 60 दिन के अंदर हमें अपील करनी पड़ती है। अब वो अपील मैं नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लग गया सर। अब सर ये लॉकडाउन लगने की वजह से मुझे तो नुकसान हो गया ना सर, कि मैं इस कंपनी के अगेंस्ट में अब दोबारा से एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। तो सर इस केस में ये हेल्ड हुआ, अगर आपका राइट टू फाइल अपील एक्सपायर हो गया है, किसकी वजह से? ड्यू टू लॉकडाउन। अगर लॉकडाउन की वजह से या फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन आपका एक्सपायर हुआ है, कि आपको अपील फाइल करनी थी बट लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए सर, तो सर क्या आपको एक्सटेंशन दोबारा मिल सकता है? तो आंसर था, अगर लॉकडाउन का पीरियड था तो एक्सटेंशन मिलेगा, अगर लॉकडाउन से पहले आपका था तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो सर इस केस में यही हुआ था
इफ द लास्ट डेट टू फाइल द अपील एक्सपायर्ड बिफोर लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले आपका एक्सपायर हो गया था, तो जो एक्सटेंशन था ना सर वो नहीं मिलेगा। इस केस में ये हुआ था, बट हमें लीगल इशू दो मिल गए ना सर। अगर लॉकडाउन से पहले हमारी अपील एक्सपायर हो रही है तो क्या एक्सटेंशन मिलेगा सर? ऑब्वियसली सर, क्यों मिलेगा? वो तो उसकी वजह से हो रही है ना। बट दूसरा यहाँ पे लीगल इशू या लीगल टेक अवे ये निकल के आ रहा है कि अगर ड्यूरिंग लॉकडाउन में, अगर या लॉकडाउन के बाद आपका जो अपील करने का राइट है वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या आप लोगों को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर, आप एप्लीकेशन दोबारा फाइल कर सकते हैं। और जो अपील है वो भी जो आपकी सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट आपकी अपील को बिल्कुल जो है एक्सेप्ट करेगा। तो सर इस केस बहुत सिंपल केस था कि अपील क्या फाइल कर सकते हैं अगर लॉकडाउन की वजह से आपका राइट चला गया है अपील फाइल करने का। बिल्कुल सर, अपील आप लोग फाइल कर सकते हैं। अब ये रीजनिंग दी थी। अब रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में वही दिया है कि क्या चीजें हुई थी, किस डेट को अपील फाइल करनी थी, और वहां से वहां डेट काउंट हुआ, तो सारी चीजें, सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, सारी कंटेंशंस लिखी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, वो आप लोग जो है अगर रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अगर एग्जाम टाइम में थोड़ा बहुत इसमें से आपको देख के लिखना होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि अपील फाइल करना था एक एक्स पर्सन को, जो कि वो नहीं कर पाया, कोविड आ गया या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस बता देंगे जिसकी वजह से आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो क्या आपको वो एक्सटेंशन मिल सकता है? बिल्कुल आपको एक्सटेंशन मिलेगा अगर वो कोविड की वजह से हुआ है तो। अब यहाँ पे समरी मैंने आपको मेंशन कर दिया कि लॉकडाउन हुआ है। अगर लॉकडाउन से पहले आपको अपील फाइल करनी थी जो आपका राइट खो चुके हो, तो क्या एक्सटेंशन मिलेगा सर? नहीं सर, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। बट लॉकडाउन होने के बाद, यानी कि आफ्टर लॉकडाउन या ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन लग गया है या लॉकडाउन की वजह से आप लोग अपील फाइल नहीं कर पाए, तो क्या आपको एक्सटेंशन मिलेगा सर? बिल्कुल आपको एक्सटेंशन मिलेगा, एक्सटेंशन अलाउड है सर। तो ये था सर केस लॉ नंबर सेकंड। इसके बाद आईबीसी का केस नंबर थर्ड हम लोग हिट करने जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है कि दो केस लो तो आपके बिल्कुल आ गए होंगे और आपको बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग कि इस केस में था क्या क्या। और पहला केस लो था तो थोड़ा सा लेंदी था, और फर्स्ट केस था इसलिए टाइम भी लगाया। सेकंड केस लो में कुछ ऐसा खास नहीं था। आइए थर्ड केस लो थोड़ा हिट करते हैं, और थर्ड में थोड़ा सा, थर्ड केस लो हाँ थोड़ा हैवी सा है। थर्ड केस ये है, श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस राजीव आनंद। तो सर इस केस में क्या हुआ था कि एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेंट थे। एप्लीकेंट कौन होगा सर यहाँ पे? या तो फाइनेंशियल क्रेडिटर होगा, या ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, या कॉर्पोरेट डेटर होगा। तो एक एप्लीकेंट था यहाँ पे। तो एप्लीकेंट ने क्या करा, कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे एनसीएलटी को। सर सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एप्लीकेशन देता है ना सर, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है। तो एनसीएलटी के पास कितने दिन का टाइम होता है? 14 दिन का टाइम होता है सर। सर हमने आईबीसी पढ़ा हुआ है। तो सर 14 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी होती है। एनसीएलटी ने क्या करा, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया सर। एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी सर। तो सर अब क्या होगा, अब एनसीएलटी 7 दिन का टाइम देगा कि आप रेक्टिफाई करके आओ अपनी डॉक्यूमेंट्स को। तो सर एप्लीकेंट्स वापस जो है कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, और डॉक्यूमेंट्स को सही से करवाता है। सीएससी या सीए से बोलता है भाई कंपनी सेक्रेटरी साहब, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। और ये क्या हो गया हमारे साथ कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई आगे। तो एप्लीकेंट यानी कि मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर टाई पहन के फिर से जाता हूँ कहाँ सर, फिर से एनसीएलटी के पास जाता हूँ डॉक्यूमेंट लेके, वही डॉक्यूमेंट्स लेके, बट कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं उनमें। ऐसा नहीं कि वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाता हूँ, फिर से लेके जाता हूँ कि एनसीएलटी भाई अब तो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ले, डेट पे ही नहीं कर रहा है, अब पैसे की दरकार है अपने को। तो सर इस बेसिस पे अब एनसीएलटी क्या करता है, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पहले रिजेक्ट हो जाती है सर वही डॉक्यूमेंट्स पे, बाद में वो कुछ मॉडिफिकेशन करके लाता है, बट वही सेम डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। ठीक है सर, वही सेम डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं। सर मैं बार बार वही सेम डॉक्यूमेंट्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही लीगल इशू है। अब क्या होता है, मैं तो फाइनेंशियल क्रेडिटर था, अब कुछ लोग मुझसे जलने वाले, कौन? कॉर्पोरेट डेटर। वो तो मतलब वो तो मुझे मारने के लिए वो हो रखा है। अब उसने क्या करा, अपील फाइल कर दी एनसीएलटी के पास कि सेम डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, तुमने ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने तो ध्यान दिया नहीं, आप तो ध्यान दो। तो क्या हुआ कि ये बंदा अपील लेके आया कॉर्पोरेट डेटर कि भाई सेम डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है तुम्हें, पहले भी वही दिखाए थे, उस समय रिजेक्ट करा था ना तुमने, इस बार ध्यान नहीं दिया। तो सर एनसीएलटी ने क्या करा, उसने कहा बात तो सही कह रहा है, लगता है एनसीएलटी पी के डिसीजन दिया होगा। तो सर अपील जो है किसने करी, कॉर्पोरेट डेटर ने अपील कर दी। अब कॉर्पोरेट डेटर ने अपील कर दी एनसीएलटी को, और एनसीएलटी ने क्या कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया सर।
मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हुए सर, फिर वही सेम डॉक्यूमेंट सर एक्सेप्ट हो गए, ले लिए उन्होंने। और उसके बाद सर एनसीएलटी ने कहा वापस ले जाओ इन्हें, हमें नहीं चाहिए, ये बेकार हैं डॉक्यूमेंट्स, यही डॉक्यूमेंट्स दोबारा हम नहीं लेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हो चुके हैं सर, पहले कहाँ, ये सर यहाँ बात कर रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हो चुके थे, जो डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हो चुके थे, वो डॉक्यूमेंट्स फिर से एक्सेप्ट नहीं होंगे। ये किसने बोला सर, मैं आपको एक बार दोबारा स्लाइड दिखाता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे कि जो ये डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हो गए थे, हम बार बार उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लगता है इसने चढ़ा रखी थी। तो सर अब ये बेचारा परेशान हो गया, कौन सर, मैं कौन सर, मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो मैं कहाँ गया अब, मैं हारे का सहारा सुप्रीम कोर्ट हमारा। तो अब कहाँ जाएंगे हम, अब सीधा अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा कि हे सुप्रीम कोर्ट, डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट कर दिए, हम सही करके लेके आए, लॉ में लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर रेक्टिफाई करके ला सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करे वो पहले भी सही थे, इन्होंने ही रिजेक्ट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स जो पहले से ही सही थे, जो रिजेक्ट हो चुके थे, जो रिजेक्ट एक्सेप्ट यही हो रहे थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा से एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। एनसीएलटी ने इलॉजिकल रीजन दिया है सर। इलॉजिकल रीजन मतलब एनसीएलटी ने ये कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हो गए थे वो दोबारा एक्सेप्ट ही नहीं हो सकते। सर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स पहले रिजेक्ट हुए थे वो दोबारा एक्सेप्ट हो सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो यही इस केस में हेल्ड हुआ था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इलॉजिकल सा डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा, लीगल इशू यही था कि व्हेन अ डॉक्यूमेंट, देखिए सर, व्हेन अ डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर सेक्शन 7 विच वर रिजेक्टेड अर्लियर इन प्रायर प्रोसीडिंग ऑफ एनसीएलटी, क्या वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो सकते हैं जो सेक्शन 7 में आपने दिए थे एनसीएलटी को प्रायर प्रोसीडिंग में। बिल्कुल सर, अभी तो पढ़ा मैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी एप्लीकेशन आपने दी है जो रिजेक्ट हो चुकी थी प्रायर प्रोसीडिंग में, यानी कि पहले, क्या वो दोबारा एक्सेप्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट कैन बी एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट विच वर रिजेक्टेड अर्लियर इन प्रायर प्रोसीडिंग बिकॉज डॉक्यूमेंट्स क्लियरली स्टेट्स लोन वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब पहले भी डॉक्यूमेंट्स में यही लिखा था कि लोन आउटस्टैंडिंग है, नए डॉक्यूमेंट्स में भी वही लिखा है कि लोन आउटस्टैंडिंग है, तो इस डॉक्यूमेंट सेम ही है, तो सेम डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस में हेल्ड हुआ। आइए सर, आईबीसी का फोर्थ केस लॉ किरण गुप्ता वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सर इस केस में क्या हुआ था, मैं सीधा आपको समरी में लेके जाता हूँ। इस केस में ये हुआ था कि मैं सौरभ लिमिटेड करके एक कंपनी थी मेरी, मैं क्या हुआ, मैंने किसी से लोन लिया, किससे लूंगा सर, बैंक से ही, मुकेश अंबानी से या एसबीआई से, इन सब लोगों से लोन ले लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सबसे लोन ले रखा था। अब मैंने जब लोन लिया तो लोन लेके पैसा आया सर मेरे पास, और मैं अब पैसा वो दे नहीं पा रहा बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अगेंस्ट में सीआईआरपी स्टार्ट कर देगा, जो कि सर दिख रहा है आपको समरी में। अब मैंने लोन लिया हुआ है 100 करोड़ का, सर 100 करोड़ का लोन कैसे ले लिया, पहले ये बताइए आप। सर नीचे देखिए ना, मुझे लोन की गारंटी किसने दी हुई है, सर मुकेश अंबानी ने मुझे लोन की गारंटी प्रोवाइड कराई। यानी कि मुकेश अंबानी जो है आए, मेरे मित्र हैं मुकेश अंबानी, और उन्होंने बोला कि ये हमारे मित्र हैं, इनको 100 करोड़ का लोन दीजिए। तो कौन लोन नहीं देगा सर, हर कोई लोन प्रोवाइड करेगा। तो सर बैंक ने लोन प्रोवाइड किया ऑन द बेसिस कि मुकेश अंबानी ने गारंटी दी है। इस केस में क्या हुआ है सर, ये बताइए, लोन वोन तो चलता रहेगा, लोन तो हम पढ़ते ही रहते हैं। इस केस में ये हुआ कि अब मेरे अगेंस्ट में तो सर सीआईआरपी स्टार्ट हो गया सर। देखिए सीआईआरपी का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि मोराटोरियम स्टार्ट हो गया है। सर मोराटोरियम मतलब, सर इतना ही बता सकता हूँ कि स्टैच्यू स्टैच्यू स्टार्ट हो गया सर। वो क्या होता है सर, यानी कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन या कोई भी कोर्ट मेरे अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकती। अभी जो है एनसीएलटी जो है अपना काम करेगी, एनसीएलटी प्रोसीडिंग करेगी, एनसीएलटी कंपनी को रिवाइव करेगी, एनसीएलटी कंपनी को वाइंड अप करेगी। तो सर जब तक जो है सीआईआरबी खत्म नहीं हो जाता तब तक जो है मॉरेटोरियम पीरियड लग जाता है, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब बैंक कोई एक्शन तो नहीं ले सकता कंपनी के अगेंस्ट में, क्यों सर, क्योंकि मेरी सौरभ लिमिटेड क्या है सर, वो सीआईआरपी में चली गई है।
अगर वो सीआरपी में चली गई है, तो क्या मुझे जिस गारंटर ने लोन दिया, देने की वादा करा था, क्या उसके अगेंस्ट में बैंक कुछ एक्शन ले सकता है? सर बिल्कुल। अगर मुकेश अंबानी गारंटर था, जिसने 100 करोड़ की गारंटी दी है कि अगर ये बंदा पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूंगा, तो क्या बैंक यहां से रिकवर कर सकता है? बिल्कुल सर। कैन बैंक टेक एक्शन अगेंस्ट गारंटर अंडर सारफेशी एक्ट? या सारफेशी के एक्ट के थ्रू क्या गारंटर से पैसा लिया जा सकता है? तो इस केस में यही हेल्ड हुआ कि जो सीआरपी है या जो मोरेटोरियम पीरियड लगा है, वो तो कंपनी के अगेंस्ट में लगा है ना, गारंटर के अगेंस्ट में तो नहीं लगा। तो बैंक जो है, या कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो जो है एक्शन ले सकता है मुकेश अंबानी के अगेंस्ट में अंडर सारफेशी, यानी कि रिकवरी ऑफ डेट वो कर सकता है। सिंपल, इस केस नंबर 4 में यही लिखा था। नेक्स्ट सर, अब यहाँ पे रीजनिंग दी गई है जो आपको खुद पढ़ना है। फिफ्थ और लास्ट केस लो हम लोग हिट करने जा रहे हैं सर। इस केस में यही था, सिंपल केस था। फिर से आपको समरी में लेके चलता हूँ कि वाइंडिंग अप के केसेस थे, यानी कि जो वाइंडिंग अप के केसेस थे पहले कौन डील करता था? हाई कोर्ट डील करता था सर। एनसीएलटी के आने से पहले हाई कोर्ट एक पर्सन, एक पर्सनैलिटी है सर, बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट जो है उसके पास जो रिस्ट्रिक्शन थी कि वो सारे इंसॉल्वेंसी या फिर बोले वाइंडिंग अप से रिलेटेड सारे केसेस को डील करता था। अब क्या हुआ सर, ये करते करते थक गया। फिर आया सर आईबीसी। आईबीसी 2016 आया, आप लोगों को पता है। जैसे ही आईबीसी 2016 आया तो वाइंडिंग अप के प्रोविजन ट्रांसफर हो गए कहाँ सर? आईबीसी के पास। और एनसीएलटी जो है उन मैटर्स को देखने लगा, उन मैटर्स को रिजॉल्व करने लगा सर। कौन से मैटर्स को? जितने भी वाइंडिंग अप के प्रोविजंस थे उनको तो वो रिजॉल्व करने लगा सर। तो सर अब इस केस में क्या हुआ ये बताइए ना। अब आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट के पास पहले अथॉरिटी थी। अब एक कोई क्रेडिटर है मासूम सा मेरे जैसा जो सीएस बन गया है। अब वो सीएस बन गया है, उसको पता है कि एनसीएलटी के पास, ये एनसीएलटी फटाफट केस इनिशिएट करेगी, एनसीएलटी फटाफट केस को रिजॉल्व करेगी सर। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पास सिर्फ एक ही केस नहीं आता सर, उसके पास सर कचड़े बचड़े सारे, मतलब कोई इंसान लड़ रहा है, कोई गधा लड़ रहा है, कोई मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो सारे केसेस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भाग जाते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वहीं पड़े रहते हैं। तो सर इतने बड़े केसेस यहाँ पे हमारा कहाँ नंबर आने वाला है सर? जब हम मर जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा सर। तो सर एनसीएलटी के बाद तो 180 दिन का टाइम है ना। तो सर मैं एक सीएस, एक क्रेडिटर क्या करूंगा? मैं फटाफट जाऊंगा कहाँ? हाई कोर्ट से यहाँ चले जाऊंगा सर। कहाँ सर? एनसीएलटी के पास, कि यहाँ जो है फटाफट मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और मेरे पैसे को जो है मुझे रिकवर, मुझे मनी की रिकवरी हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पहले तो क्वेश्चन यही था कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो केस पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है एक कंपनी के अगेंस्ट में, मैंने ही फाइल करा था, क्या उसी केस को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ एनसीएलटी के पास? तो सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑर्डर दिया कि जितने भी केस सर, जितने भी केस ट्रांसफर जो होने थे, यानी कि जितने भी केस हाई कोर्ट के पास थे, क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं एनसीएलटी के पास? बिल्कुल सर, क्योंकि अब जो है एनसीएलटी एक सोल अथॉरिटी है कि जो मैटर्स रिलेटेड टू वाइंडिंग अप रिजॉल्व करेगी। तो सर जितने भी केसेस हाई कोर्ट के थे, जितने भी वाइंडिंग अप के केसेस थे, वो सारे मछली जो है सारे डुब 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 करके कहाँ चले गए? एनसीएलटी के पास चले गए सर। तो ये था केस लॉ नंबर 5। कुछ नहीं था। जो केसेस हाई कोर्ट के पास थे क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं अगर एक क्रेडिटर एप्लीकेशन दे एनसीएलटी को अंडर आईबीसी 2016 में? बिल्कुल सर हो सकते हैं। ये था सर केस लॉ नंबर 5। और यहीं पे हमारे केस स्टडीज खत्म होते हैं आज के आईबीसी केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 5 तक। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर क्लास में हम लोग 5 केस लॉ मिनिमम हिट करेंगे। और यही थे सर आज के केस लॉस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए सर वीडियोस कभी भी अनलिस्ट हो सकती है और कभी भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड होगी। तो टाइम को सेव करिए। इररिस्पेक्टिव, मैं नहीं चाहता कि चीजों को आप लाइक करिए, देखो आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम डिवोट हो रहा है, वही इफेक्टिव है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सर कि इस बैच के साथ आपका आईबीसी का भी ओपन बुक का फास्ट ट्रैक बैच स्टार्ट होने वाला है, ड्राफ्टिंग का आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, और टेस्ट सीरीज जो सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 3 की कोई नहीं कराता है पूरे इंडिया के अंदर, कोई ऐसी टेस्ट सीरीज फैकल्टीज नहीं है जो मॉड्यूल 3 की टेस्ट सीरीज कराती है। हम लोग वो भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, फंडिंग हो गया, एमसीएस हो गया, ओपन बुक से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास आपको जो है अपडेट कर दी जाएगी।
और टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मूव ऑन करिए चीजें से। रिजल्ट आ चुका है, अब नए रिजल्ट की तैयारी करिए। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।